हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने 34 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर लिए हैं अभी तक हमने। और 34 क्वेश्चंस में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली मैसेज करे। अभी तक किसी का मैसेज आया नहीं है। एक बच्चे का मुझे मैसेज आया कि इसमें ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी स्मॉल होने के कारण आपको ये नज़र नहीं आया स्क्रीन पे। तो मैंने इसको हायर रेजोल्यूशन वीडियो में करने की कोशिश की है और इस बार आपको ये नज़र आना चाहिए। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी दूसरे सेल फ़ोन पे या लैपटॉप पे इस पीडीएफ को ओपन करो और उसके साथ आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर ये फैसिलिटी नहीं है किसी बच्चे के पास तो आप इनको प्रिंट करवा लो। इस पीडीएफ को 4-5 पेज हैं ये, तो साथ में इनको देखना और फिर आपको ये करने की कोशिश करनी है क्वेश्चंस। और दूसरा एक चीज़, मैं ये क्वेश्चन एक लेक्चर में 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं कवर करवा रहा हूँ साथ में इसको आप लेक्चर ही समझें, क्योंकि जो भी कंसेप्ट इसके अंदर है उसको मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ। और ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसी तरीके से अपना जो पूरा सिलेबस है वो करेंगे। जैसे आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करेंगे, तो 35 से 40 तक, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उनको उनके ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, ताकि अगर ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी चेंज हो जाए तो भी आप इसको कर पाएँ, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे लैंग्वेज क्वेश्चन को कितना ही ट्रिकी बना लिया जाए एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? ए मल्टी चैनल रिटेलर सेल्स मर्चेंडाइज। यहाँ पे मल्टी चैनल रिटेलर मेन है, MCR बोलते हैं जिसको। मल्टी चैनल रिटेलर कौन होता है? सबसे पहले ये समझिए, अपने ये क्वेश्चन अपने आप आपको आ जाएगा। मल्टी चैनल रिटेलर का मतलब है कि दिस इज़ योर रिटेलर एंड दिस इज़ योर कस्टमर। इनके बीच में एक जो दूरी है, ये कह लीजिए कि ये डिस्टेंस है, इसको कवर करने के कई तरीके हैं। अगर रिटेलर सीधा स्टोर से कांटेक्ट करता है, यानी कि उसकी स्टोर पे कस्टमर विजिट करता, तो ये केवल एक चैनल हुआ। अब ये रिटेलर जो है एक से ज़्यादा अगर चैनल यूज़ करता है, मान लीजिए इंटरनेट के माध्यम से भी अपनी सेलिंग करता है, टेले ऑर्डर भी बुक करता है, ठीक है, टेलीफोन से ऑर्डर करना और फिर कोरियर के थ्रू आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। तो ये अगर एक से ज़्यादा इनमें से कोई एक अगर यूज़ करता है तो वो सिंगल चैनल होगा, और एक से ज़्यादा यूज़ करेगा तो मल्टी चैनल रिटेलर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ओवर द टेलीफोन। अब टेलीफोन को अगर सेलेक्ट करोगे तो यानी कि एक ही चैनल हुआ, हमें देखना है क्या, मल्टी चैनल रिटेलर। दूसरा है पर्सनल सेलिंग, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। अब स्टोर रिटेलिंग है, ये भी एक चैनल हो गया अपने आप में। ओवर द इंटरनेट, ये भी अपने आप में एक चैनल हो गया। अब इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया तो चैनल एक हुआ, लेकिन हमें देखना है मल्टी चैनल रिटेलर थ्रू मोर देन वन चैनल। यस, दिस इज़ द आंसर, कि अगर एक से ज़्यादा कोई चैनल रिटेलर अपना रहा है तो दैट इज़ द मल्टी चैनल रिटेलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्या कहता है? रिटेलिंग इज़ ए मार्केटिंग फंक्शन। रिटेलिंग इज़ ए मार्केटिंग फंक्शन विच। यस, देखिए अब ये समझिए कि रिटेलिंग जो है वो मार्केटिंग का फंक्शन कैसे है। मार्केटिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। मार्केटिंग के अंदर हम सभी जानते हैं 4P होती हैं। एक प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्राइस हो गया, तीसरा प्लेस हो गया, और चौथा प्रमोशन हो गया, जिसको हम 4Ps ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। 4Ps ऑफ मार्केटिंग। अब इस 4P का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग का जो एरिया है जहाँ पे आपका मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग डिपार्टमेंट फंक्शन करता है, उसमें सबसे पहले वो प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रोडक्ट कैसा होगा, आकार उसका कैसा होगा, से कलर, टेस्ट, साइज़, पैकेजिंग, सब कुछ अट्रैक्टिव बनाना, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके वो, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी इसमें आती है। दूसरा आ जाता है आपका प्राइस। जितना सिंपल हमें देखने में लगता है उतना सिंपल होता नहीं।
प्राइस जो होता है वो स्ट्रेटजिक, सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक डिसीजन होता है किसी भी मैनेजर का। स्ट्रेटजिक डिसीजन क्या होता है? वो डिसीजन जिसके ऊपर आपका कंपटीशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप कंपटीशन में दूसरे जो आपके राइवल हैं, कंपटीटर हैं, उनसे आप जीतेंगे या हारेंगे, आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड करेगी, ये आपके स्ट्रेटजिक जो डिसीजंस होते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है प्राइस का। अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव है तभी आप मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे। प्राइस आपकी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन भी क्रिएट कर सकता है। तो और अगर प्राइस हमने ठीक तरह से लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटजिक डिसीजन सही नहीं हुआ तो आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो हैम्पर हो सकती है, डाउन जा सकती है, रिसोर्सेज ब्लॉक हो सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रेटजिक डिसीजन होता है। फिर आ गया प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट जो बनता है वो फैक्ट्री की प्रीमाइसिस में बनता है, फैक्ट्री की बिल्डिंग में बनता है, लेकिन वहाँ सेल नहीं होता। उसको सेल होता है वहाँ से लाखों हज़ारों किलोमीटर दूर, और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही कंप्लीट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि राइट प्रोडक्ट एट ए राइट टाइम एट ए राइट प्लेस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचाना है और वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो वहाँ पे सेल हो सके वो, यानी कि राइट प्रोडक्ट एट ए राइट टाइम, जब डिमांड हो तभी। अगर मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्लो है कि वुलन का जो आपका स्टफ़ है वो समर में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप उसकी सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये टाइमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में प्रमोशन के अंदर अलग अलग एक्टिविटी जिससे आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट हो गया, पब्लिसिटी हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, ये सब इसमें शामिल होता है। तो रिटेलिंग में सेलिंग इज़ द मेन फंक्शन, सेलिंग ऑन द मार्कअप, यानी कि मार्जिन के ऊपर सेलिंग करना। अब सेलिंग कौन से मार्केटिंग का केवल एक फंक्शन है। प्रमोशन में ये इंक्लूड है, डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये सारे के सारे जो मार्केटिंग के फंक्शंस हैं ये सेलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए है। मार्केटिंग है ही इसीलिए कि आप जो है सेलिंग कर सकें। तो रिटेलिंग इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अब कौन सा फंक्शन जो है, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो रिटेलिंग इज़ ए मार्केटिंग फंक्शन विच, कैसे रिटेलिंग एक मार्केटिंग फंक्शन है या कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है जो रिटेलिंग को इंक्लूड करता है। सेल्स प्रोडक्ट टू अदर बिजनेस, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो B2B मार्केटिंग हो गई ना, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें कस्टमर का कहीं नाम ही नहीं है। दूसरा है सेल्स प्रोडक्ट टू द कंपनी दैट रीसेल्स देम, सेल्स प्रोडक्ट टू द कंपनी दैट रीसेल्स देम। अब इसका मतलब क्या है, ये भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, यानी कि एंड यूज़र इसमें भी नहीं आया, और जब तक एंड यूज़र इसके अंदर नहीं आएगा तो आप उसको जो उससे पहले वाला स्टेज होती है, रिटेलर इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन, वो भी कंसेप्ट सही नहीं होगा। फिर आ जाता है सी कहता है कि सेल्स प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर। हाँ, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर आ गया। अब फाइनल कंज्यूमर से पहले रिटेलर होता है, और दिस इज़ द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चेन। ठीक है। अब अगर हम तीसरा पढ़ें, सेल्स प्रोडक्ट फॉर वंस ओन यूज़। अब ये भी सही हो सकता है लेकिन ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपकी स्टोर पे आया है तो रिटेलर को उसी से कंसर्न है, वो एंड यूज़र हो या ना हो। अब वो कैसे एंड यूज़र है ये पता करना बड़ा मुश्किल रहता है इस केस में। मान लीजिए एक फ़ादर है, वो अपने बच्चे के लिए गारमेंट ख़रीदने आया, तो एंड यूज़र तो बच्चा ही है। फादर स्वीट्स खरीदने आया अपने बच्चे के लिए, फादर कस्टमर है लेकिन एंड यूज़र तो नहीं है। तो हम इसमें ये डी पॉइंट कन्फ्यूजिंग है, इसलिए सी पॉइंट जो है वो क्लियर इसका आंसर बनता है। अभी एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो कितनी देर की हो गई है, क्योंकि अगर काफ़ी बड़ी, हाँ 10 मिनट की वीडियो हो गई है दोस्तों। मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 अभी आपको भेजता हूँ, तब तक आप ये देखिए। थैंक यू।